एक कस्बे में रवीश अपने बेटे सोनू और बेटी सोनिया के साथ रहता है। उसकी पत्नी का देहांत 1 महीने पहले ही हुआ है। रवीश शराबी किस्म का आदमी है और वह काम नहीं करता है। इसकी वजह से रवीश की पत्नी रानी मर गई, क्योंकि रवीश उसे रोज मारता था और शराब के लिए पैसे मांगता था। रानी रवीश की दूसरी पत्नी थी। रवीश के बच्चे सुबह सो रहे हैं, तभी रवीश वहाँ आता है। अरे नालायकों, उठ जाओ और पैसे कमा कर लाओ। पापा, हम कहाँ से लाए? ओए, ज्यादा सियाना मत बन। मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ, सौतेला बाप हूँ, सौतेला। तेरी माँ से दूसरा विवाह इसलिए करना पड़ा था ताकि मुझे वो कमा कर खिला सके। तुम दोनों के माँ बाप तो मर गए और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ गए। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए खाना? पापा, आप क्या कह रहे हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पापा, मुझे स्कूल जाना है। ओए, दोनों भाई बहन जाओ और पैसे कमा कर लाओ और शाम को पैसे लेकर ही घर आना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पापा, हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालना। अरे ना 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 सोनिया, तू तो मेरे लिए धन की चाबी है। तू तो मुझे बहुत पैसे देकर जाएगी, लेकिन शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना। रवीश बच्चों को धमकी देकर वापस शराब पीकर सो जाता है। सोनू और सोनिया दोनों काम मांगने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं काम नहीं मिलता है। अब तक तो दोनों की माँ कमा रही थी, तो इसलिए उन्हें बाहर का ज्यादा नॉलेज नहीं है। भैया, लगता है आज हमें कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ सोनिया, काम की खोज में सुबह से दोपहर हो गई और अब तक 1 पैसे का भी काम नहीं मिला। भैया, घर चलते हैं अब, क्योंकि बहुत भूख लगी है। सोनिया, घर पर माँ नहीं है जो हमारे लिए खाना बनाएगी। माँ नहीं है तो क्या हुआ, पापा तो है। तूने सुबह सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? देख, बहुत मार पड़ेगी अगर बिना पैसे लिए घर गए तो। अरे भैया, पापा की बात को इतना क्यों मानते हो? वो शराब के नशे में मजाक कर रहे होंगे। चलो, जरूर पापा ने हमारे लिए खाना बनाया होगा और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तू तो जानती है कि अब तक पापा ने हमसे क्यों कुछ नहीं कहा था, क्योंकि माँ ने अब तक का राशन और शराब पहले से ही हमारे लिए रखा था। भैया, आप ज्यादा मत सोचो। चलो घर चलते हैं, गरम गरम खाना खाएंगे। गरम गरम खाना नहीं, गरम गरम थप्पड़ मिलेंगे। भैया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, सीधे घर चलो। सोनू और सोनिया घर जाते हैं। रवीश बच्चों को देखकर दौड़ा हुआ आता है और खुशी से उनको चूमता है। वाह, तुम दोनों भी मेरे लिए बेकार नहीं हो, पैसा कमा कर ही लाए हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी जिंदगी ऐश में कटेगी। ला सोनू, अब मुझे तू अपनी पहली कमाई का दर्शन करा दे, समझ गया? ला ला सोनिया, तू भी दे दे। सोनू और सोनिया गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? पापा, हमें पैसे नहीं मिले। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि जाओ और जाकर झाड़ लो? उसके लिए काम करना पड़ता है काम। लेकिन मुझे पहले ही पता था कि तुम जिस सांप के सपोले हो, इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हें भी बेल्ट और डंडों से मारना पड़ेगा। रवीश डंडा लाता है और दोनों को खूब मारता है। दोनों बच्चे रात को रोते हुए भूखे ही सो जाते हैं। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। अगली सुबह दोनों बहन भाई एक चाय की दुकान पर काम करने लगते हैं और पैसे लाकर अपने सौतेले बाप को देने लगते हैं। ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया और सर्दी आ गई। एक दिन सोनिया को बाहर का खाने का कुछ मन था, तो सोनू ने उसे बाहर मोमोज खिला दिए और दोनों घर आ गए। लाओ, आज के पैसे दो। पापा, आज नहीं है पैसे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। पापा, आज हमारा कुछ खाने का मन था तो हमने खा लिया। रवीश को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो सोनिया और सोनू को खूब पीटता है। फिर बहुत ज्यादा सर्दी में भी घर से बाहर निकाल देता है और खुद दरवाजा बंद करके शराब पीकर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रवीश सोनिया को बेचने का प्लान बना लेता है। उसके बाद शहर के एक सेठ को घर बुलाता है और उसका सौदा 1 लाख रुपए में कर देता है।
रमेश, तुम अपनी बेटी को बेचना क्यों चाहते हो? मुझे शराब पीनी है और कुछ पैसे मेरे बुढ़ापे के लिए भी हो जाएंगे, और मेरा बेटा मेरे लिए कमा रहा है ना। अच्छी बात है, मुझे सब समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ रविश कि तुम्हारा बेटा महीने के कितने पैसे कमाता है? ये दोनों मिलकर महीने के 1500 कमा लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमको 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम दोनों को मुझे दे दो। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। सेठ रवीश को 5 लाख देता है और सोनू और सोनिया को ले जाने लगता है। दोनों आंखों में आंसू लेकर चलते हैं। बच्चों डरो मत, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास खूब धन है। मेरी एक बड़ी कंपनी है, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं। अब से तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो। सोनू और सोनिया बहुत खुश होते हैं। सेठ उन्हें अपने घर ले जाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और फिर सोनू और सोनिया अरबों के मालिक बन जाते हैं। सेठ उन्हें बहुत प्यार करता है। रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है? कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो। खाना बनाने से लेकर सफाई, आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा कर बता देना कि मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है। खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है, तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है, ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटे की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है और माँ को जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी, तुम क्यों चली गई? ये सारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो
पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इससे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा, इतनी चिंता है तो साथ ले जा, लेकिन ये जान ले, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो, क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रीटा, मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहां एडमिशन हॉस्टल में रहने, खाने, पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर, पिताजी, मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं। पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं बिजनेस संभालो। पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे कोई बात नहीं। वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना। और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है।